नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। महाराष्ट्र ने एक आज ऐसा नेता और इस देश ने एक ऐसा सच्चा सेवक खो दिया जो गांव गरीब की हिमायत करता था। वास्तव में महाराष्ट्र और ख़ासतौर पर ग्रामीण महाराष्ट्र की समझ रखने वाले दिग्गज नेता अजीत पवार आज एक विमान हादसे में इस दुनिया से रुखसत हो गए। ये हादसा है या कोई साजिश, इसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हालांकि देर शाम अजीत पवार के चाचा और दिग्गज नेता शरद पवार ने कह दिया कि ये सिर्फ दुर्घटना है, इसमें कुछ और नहीं देखा जा सकता। लेकिन राजनीति में कहा जाता है कि कुछ भी आकस्मिक नहीं होता। हर घटना के पीछे एक पटकथा होती है, एक विमान हादसा, एक कद्दावर नेता और अनगिनत सवाल। क्या यह सिर्फ एक तकनीकी खराबी थी या सत्ता के गलियारों में बुना गया कोई गहरा जाल? बहरहाल महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अजीत पवार के साथ जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। महाराष्ट्र की राजनीति का एक बड़ा चेहरा अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। प्लेन क्रैश की खबर ने सुबह सुबह सबको सुन्न कर दिया। लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ रही है, जांच के लिए टीमें पहुंच रही हैं, हवाओं में साजिश के आरोप भी हैं। लोग पूछ रहे हैं क्या सिर्फ यह एक हादसा है या फिर एक सोची समझी साजिश, ताकि महाराष्ट्र की विसात को एक सबसे बड़े खिलाड़ी को हटाया जा सके। इस तरीके की मन में आशंकाएं लोगों के जरूर हैं। हालांकि शरद पवार ने इसे सिर्फ हादसा कह इस पर पर्दा या इसको पटाक्षेप करने की कोशिश की है। आज महाराष्ट्र की माटी ने अपने एक ऐसे लाडले के लिए रो रही है जिसने राजनीति आम आदमी के लिए की और उनकी अपनी एक जगह थी। मतभेद अपनी जगह, लेकिन अजीत दादा का जाना एक ऐसा शून्य छोड़ गया जिसे शायद ही कोई भर पाएगा। सवाल साजिश के भी होंगे और जांच के भी, लेकिन आज सिर्फ एक ही गूंज है, दादा आपकी कमी हमेशा खलेगी। इस प्लेन क्रैश में जो दादा के गृह क्षेत्र बारामती में हुआ, उसके बारे में मैं अभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को सुन रहा, तो वो कह रहे थे कि ये हादसा, पहले विमान नीचे आता है, लैंड करने की कोशिश करता है, फिर अचानक ऊपर उठता है और फिर नीचे आता है, क्रैश हो जाता है। तो वो आशंका जता रहे हैं कि ये विजिबिलिटी की कमी थी क्या, क्योंकि 5 किलोमीटर से कम विजिबिलिटी अगर होती है तो ऐसे में विमान नहीं उड़ाया जा सकता। तो क्या ये स्थिति थी जब सुबह अजीत पवार निकले थे मुंबई से और उन्हें आज एक महत्वपूर्ण बैठकों में, छोटी छोटी सभाओं में हिस्सा लेना था। जिला पंचायत का चुनाव चल रहा है बारामती में। पुणे, पिंपरी चिंचवाड़ और बारामती, ये इलाका पवार्स का सबसे मजबूत और अभेद्य गढ़ रहा है। और इस चुनाव में, नगर निकाय के चुनाव में, चाचा और भतीजे ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इसी जनवरी महीने में 12 से लेकर, मतलब 2 जनवरी से 12 जनवरी के बीच जो चुनाव प्रचार में अजीत पवार ने पिंपरी चिंचवाड़ के बारे में जो कई सभाओं में उन्होंने कहा, और वहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बहुत सारी योजनाओं को गोवा का गैंग हड़प रहा है, लूट रहा है। इस तरह की बातें उन्होंने की। एक सभा में वो कह रहे हैं कि भाई मेरे ऊपर 70,000 करोड़ के घोटाले का जो आरोप लगाते थे, उन्होंने ही मुझे सरकार में रखा है। तो वो आरोप तो सिद्ध हुए नहीं, लेकिन मेरे पास फाइलें हैं। बीजेपी के एमएलए को टारगेट करते हैं जो पिंपरी चिंचवाड़ के हैं। पिंपरी चिंचवाड़, बता दें कि देश का ऐसा नगर निगम जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, बीएमसी से भी बड़ा, अगर रेवेन्यू के दृष्टिकोण से देखें तो बीएमसी से भी बड़ा नगर निगम है। और वहाँ अजीत दादा पवार, शरद पवार
कि पार्टी उस नगर निगम पर अपना प्रभुत्व चाहती थी। बहुत सारे लोग अजीत पवार के चुनाव के दौरान इन बयानों को भी एक आधार बना रहे हैं, भ्रष्टाचार की फाइलों को आधार बना रहे हैं। लेकिन जब तक कोई सबूत नहीं तो ये बातें आज के दिन करना मुझे ठीक नहीं लगता। लेकिन चूंकि हम पत्रकार हैं, जितनी सारी बातें चल रही हैं, हवाओं में तैर रही हैं, अपने दर्शकों के सामने उन्हें रखना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। के न्यूज़ का परिवार, शरद पवार, अजीत पवार, पूरे पवार परिवार और अजीत पवार के प्रत्येक समर्थकों के इस दुख में अपने आप को शामिल करता है। अजीत दादा पवार की कमी हमेशा खलेगी और हमें भी इस बात का दुख है। उनको एक ऐसा नेता जो अपनी साफ गोई के लिए जाना जाता हो, अजीत पवार अपनी साफ गोई के लिए जाने जाते हैं। अपनी तरीके की अलग राजनीति करते थे वो, और ग्रामीण महाराष्ट्र के वो सर्वमान्य नेता थे, कार्यकर्ताओं के प्रिय नेता थे। वो कार्यकर्ताओं के लिए उनके दिल में खास जगह थी। केवल अपने ही दल के नहीं, किसी भी दल के कार्यकर्ता नेता उनसे बेखटके मिल लेते थे और सबका काम करते थे। तो हजारों लोग महाराष्ट्र के विभिन्न कोने से बारामती की ओर जा रहे हैं, जहां कल सुबह 11 बजे अजीत दादा पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अजीत दादा पवार के साथ कैप्टन सुमित कपूर और सांभवी पाठक, कैप्टन सांभवी पाठक, सुमित कपूर पायलट और को पायलट सांभवी पाठक, और क्रू की मेंबर पिंकी माली जो उत्तर प्रदेश के जौनपुर की रहने वाली थी, उनका भी दुखद निधन हो गया। एक सुरक्षा गार्ड, पीएसओ, सुरक्षा गार्ड नहीं बल्कि पीएसओ, पर्सनल सिक्योरिटी अफसर जाधव भी इस हादसे में उन्होंने भी अपने प्राण गंवा दिए। तो 5 लोग इस हादसे में मारे गए हैं। वीएसआर कंपनी का यह विमान, क्या इसकी फिटनेस ठीक नहीं थी? समस्या क्या थी? क्या चीज़ें थी? बहुत सारे सवाल हवा में हैं। जांचें हो रही हैं, जैसे विमान हादसों की जांचें होती हैं, इसकी भी हो रही हैं, आगे भी होंगी। लेकिन भारत में आज बड़े विमान हादसे हुए जिसमें बड़े बड़े नेता, यहाँ भारत में तो एक हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस जनरल विपिन रावत की भी मौत हो गई थी। पुराने लोग जानते हैं कि वाईएसआर रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका भी हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, आज तक पता नहीं चला क्या हुआ। लोकसभा के अध्यक्ष जीएमसी बाल योगी का भी निधन हो गया। कुछ पुराने, उससे पुराने विमान हादसे आपके स्क्रीन पर हैं। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, संजय गांधी, नेताजी का भी प्लेन क्रैश हुआ था, आज तक पता नहीं चला नेताजी जीवित थे, बचे थे या नहीं। संजय गांधी भी एक प्लेन क्रैश में मारे गए थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माधवराव सिंधिया, एक के बाद एक जितने लीडरान हैं। और महाराष्ट्र की राजनीति में 3 बड़े नेता, गोपीनाथ मुंडे, प्रमोद महाजन और अब अजीत पवार, ये तीनों एक ही कद के लगभग नेता थे। यूं ही अचानक एक दिन, एक सुबह पता चला कि प्रमोद महाजन की हत्या हुई। गोपीनाथ मुंडे दिल्ली के एयरपोर्ट पर, उन्हें अटैक आया, मर गए वो। इसी तरीके से आज जब सुबह लोग उठे तो अजीत दादा पवार का प्लेन क्रैश हो गया। बहुत सारे विनायक शिव संग्राम संगठन के अध्यक्ष, मराठा आरक्षण के प्रबल समर्थक, उनका भी प्लेन क्रैश में निधन हुआ। तो जितने भी लोग प्लेन क्रैश में मारे गए वो कोई साधारण लोग नहीं थे, वो बड़े इंपॉर्टेंट थे राजनीति के लिए, और उनकी राजनीतिक दुश्मनी भी थी लोगों से, ऐसा नहीं है। ये हम कह के इस पूरे विषय को यूं ही जाने देंगे कि भाई आज ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, नहीं। हादसा हुआ है, आगे ना हो किसी के साथ, इसलिए गंभीर बात होनी चाहिए। और जिस कंपनी का विमान इस्तेमाल कर रहे थे अजीत दादा पवार, 2 साल पहले वो एक हादसे का शिकार उसी कंपनी का विमान हो चुका था। अभी उसके मालिक वीके सिंह किसी न्यूज़ चैनल से बातचीत कर रहे थे, मैं उनको सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि नहीं सब कुछ ठीक था, अब गलती पायलट की है कि उसने क्या किया। पायलट तो इस दुनिया में है नहीं, क्या बताएगा, ब्लैक बॉक्स मिलेगा, वॉइस रिकॉर्डर मिलेगा, इस देश की जनता के लिए कुछ भी जाता है। गुजरात के प्लेन क्रैश में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी नहीं रहे, उनको लेकर बहुत सारी बातें हुई। उस जांच में क्या हुआ आज तक पता नहीं, वॉइस रिकॉर्डर में क्या अंतिम संदेश था, क्यों मीडिया
आज तक पता नहीं। तो ये हादसे और इनकी जांच भी रहस्य में ही रहती हैं, आम जनता के लिए हमें आपको पता नहीं चलती। ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री, उन्होंने इस पूरे मसले पर सवाल उठाए और उसके बाद अन्य नेताओं ने भी उनके सुर में सुर मिलाया है। सुनिए। उनके दुख में हम भी शामिल होते हैं और उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको इस दुख सहन करने की शक्ति दे, यही प्रार्थना हम कर सकते हैं। देखिए, जांच तो होना चाहिए क्योंकि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जो अननेचुरल है। Of Ajit Pawar, Deputy Chief Minister, he died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. स्वाभाविक है क्योंकि बहुत बड़े नेता थे, डिप्टी सीएम कई बार रहे वो, और महाराष्ट्र के बहुत लोकप्रिय नेता रहे। और अगर ऐसी घटना हो जाए, और आज के समय पे जहां हम इतने जागरूक हैं, टेक्नोलॉजी को इतना समझते हैं चीजें, तो उन्होंने ठीक ही मांग की होगी क्योंकि वीआईपी के साथ इस तरह की घटना न हो। तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटनाएं क्यों हुई। मैं तो कहता हूं किसी की घटना नहीं होनी चाहिए, वीआईपी ही क्यों। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी कह रहे हैं कि सिक्योरिटी क्यों नहीं है, अजीत पवार का निधन कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये हादसे क्यों हुए। जी पूरी तरीके से सवाल उठा रही हैं, इस पूरे घटनाक्रम को संदेह के घेरे में रख रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्स पर पोस्ट है, उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों का ढांढस बंधाया है और कहा कि सेवा में मेहनती और समर्पित व्यक्ति के रूप में व्यापक सम्मान उनको मिला था। दादा पवार को प्रशासनिक मामलों में उनकी समझ और गरीब और वंचितों को सशक्त बनाने का उनका जुनून भी उल्लेखनीय था। उनका आकस्मिक निधन बेहद स्तब्ध करने वाला है और दुखद है। उनके परिवार व अनगिनत प्रशंसकों को मेरी संवेदना, शांति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, देश के तमाम नेताओं ने इस हादसे, इस घटनाक्रम पर चिंता जाहिर की है और दुख व्यक्त किया है। पवार परिवार के दुख में खुद को शामिल किया है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज की निगरानी में इस पूरे घटनाक्रम की जांच होनी चाहिए। ममता बनर्जी इस देश में एक ऐसी नेता हैं जिन्होंने पूरे दमखम और दावे के साथ में इस बात को कहा है कि इस हादसे में उन्हें संदेह लग रहा है। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, बहुत दुखद मौका है। हम सब अजीत पवार के समर्थकों, उनके परिवार, उनके चाहने वालों के दुख में खुद को सम्मिलित करते हुए परिचय कराते हैं। विनय दुबे भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के प्रवक्ता हैं। मनीष दुबे एनसीपी महाराष्ट्र के प्रवक्ता हैं, अजीत पवार साहब की पार्टी। रतन तिवारी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप भी महाराष्ट्र से हैं। एयर कमोडोर डॉक्टर एपीएस बहल एविएशन एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आज ऐसा मौका है कि मेहमानों का स्वागत करते अच्छा नहीं लगेगा और मैं आज करूंगा भी नहीं, क्योंकि अजीत पवार साहब इस दुनिया में अब नहीं हैं। एक बेहतरीन नेता, एक लड़ाका नेता, जनता के लिए लड़ने वाले नेता। लेकिन इस तरीके के हादसे बहुत सारे सवाल छोड़ जाते हैं। एनसीपी के प्रवक्ता दुबे और सभी राजनीतिक दलों के लिए आज बहुत भारी दिन है, बहुत दुख का दिन है। मेरी भी संवेदनाएं बहुत सारी। एविएशन एक्सपर्ट एपीएस बहल साहब की तरफ हम रुख करेंगे। डॉक्टर साहब, इस पूरे घटनाक्रम को, पिछली दफ़ा जब गुजरात वाला हादसा हुआ था तो हम लोग एक साथ बैठे थे, बहुत सारे सवाल उठे थे उस वक्त और बहुत सारी बातें आपने, जो बातें आपने कही आज तक
मुझे तो नहीं पता चला कि उस हादसे में जांच का क्या हुआ। कुछ बीच में थोड़ी सी बातें आई थी, लेकिन इस देश के जिम्मेदार नागरिकों को ये कभी नहीं बताया जाता कि फला जांच में क्या हुआ। इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर अश्विंदर सिंह? मौका देने के लिए, बात रखने के लिए, और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट था आज। अगर आप 2-3 मिनट देंगे तो पूरी सिचुएशन को मैं एक समराइज कर दूंगा। जरूर, प्लीज प्लीज। हाँ, बारामती एयरपोर्ट जो है वो एक टेबल टॉप रनवे की तरह है, यानी कि आपने देखा होगा जहाज जहां क्रैश किया वो नीचे था और जो रनवे है वो ऊपर है। बिल्कुल रनवे के पास क्रैश हुआ है ये जहाज जी। पहली बात। दूसरी बात, 5,500 फुट का ये रनवे है। ये पूरा जैसे कि अब बॉम्बे का 11-12,000 फुट के रनवे होते हैं या दूसरी जगह 9 से 11,000 फुट होते हैं, ये 5,500 फुट का रनवे है जी। तीसरी बात, ये अनकंट्रोल्ड फील्ड है। अनकंट्रोल्ड का मतलब है कि यहाँ पे प्रॉपर एयर ट्रैफिक कंट्रोल, मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज ऐसी नहीं होती हैं। तो ये इसमें जो फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं बारामती में, वो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, वो ही मैन करते हैं। चौथी चीज, ऐसे एयरफील्ड्स पे विजुअल फ्लाइट रूल्स अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम नहीं है, इसमें कोई भी VOR DME जैसे एड्स होते हैं नेविगेशन के लिए, वो नहीं है। तो इसको इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स पे नहीं करते, विजुअल फ्लाइट रूल्स। और विजुअल फ्लाइट रूल्स क्या कहते हैं कि 5 किलोमीटर की विजिबिलिटी, यानी कि 5 किलोमीटर की विजिबिलिटी होनी चाहिए। अगर 5 किलोमीटर की विजिबिलिटी से कम करते हैं तो स्पेशल विजुअल फ्लाइट रूट्स के अंदर 3.2 किलोमीटर की विजिबिलिटी, वो भी के बाद अप्लाई होती है। अब वो शायद इस जगह पे नहीं हो सकती थी या नहीं होगी, लेकिन 3 किलोमीटर की विजिबिलिटी की बात चल रही थी। अब दूसरी बात ये आती है कि ये विजिबिलिटी एक होती है हॉरिजॉन्टल विजिबिलिटी जो ऐसे होती है, और एक होती है स्लांट विजिबिलिटी। और स्लांट विजिबिलिटी कई बार कम होती है जब फॉग के सीजन होते हैं। आखिरी चीज जो इस पे विजिबिलिटी के ओरिएंटेड है कि जब जहाज 11 रनवे पे आ रहा था, 11 क्या है, 110। अब मैंने पूना में बहुत फ्लाई किया है, फाइटर जहाज फ्लाई किए हैं, वो 1028 होता है। 10 और 11 रनवे जो होते हैं ना जी, वो ईस्ट की तरफ होते हैं, उसके सामने सन जो है उग रहा होता है, और जब सन उग रहा होता है तो वहां पे विजिबिलिटी और कम हो जाती है, और साथ में रनवे को देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता। अगर आपने देखा कि उसको पहले रनवे नहीं मिला, दोबारा आया, फिर उसने जब लैंडिंग कर रहा था थोड़ी देर के बाद बोला मुझे दिख गया, और उसके बाद कोई आवाज नहीं आई जब लैंडिंग क्लियरेंस दी गई, और आगे नेक्स्ट था कि जहाज क्रैश कर गया। तो इसमें जो मुझे लग रहा है, मेरा जो भी अनुभव कहता है कि जहाज जब लैंडिंग के लिए आ रहा था तो लो स्पीड पे होता है, 250 से 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे होता है उस अप्रोच पाथ में। उसमें उसको लास्ट मिनट पे हो सकता है रनवे दिखाओ ऊपर, तो जब उसने उसकी तरफ टर्न करने की कोशिश की है लो स्पीड, तो हो सकता है एयरक्राफ्ट स्टॉल कर गया हो, क्योंकि एयरक्राफ्ट जो है वो इस एटीट्यूड में गया नीचे, और इस आपने देखा टेल ऊपर निकली हुई थी जी, और नोज आगे गया तो पूरा एयरक्राफ्ट एक्सप्लोड कर गया, क्योंकि फ्यूल बहुत ज्यादा था, भरा हुआ था फ्यूल से, और 180 किलोमीटर दूर ही है सिर्फ बॉम्बे से बारामती। तो मतलब इतना फ्यूल यूज नहीं हुआ होगा, तभी इतनी जोर का धमाका और खूब आग लगी। ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि उसका कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो और वो दोनों कंबाइन हो गए हो, या फिर टेक्निकल प्रॉब्लम है और उसकी वजह से ही हुआ है। तो ये 3 ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं। तो इसमें जो मुझे सबसे ज्यादा लग रहा है वो पहला ऑप्शन लग रहा है, बाकी 2 ऑप्शंस अलग हैं। एक चीज मैं और कहना चाहता हूं अंत करने से पहले, कि हमारे जो लास्ट इस VSR का एक्सीडेंट हुआ था सितंबर 2023 के अंदर जी, तो उसके अंदर रिपोर्ट आज तक 2.5 साल हो गए हैं, ये रिपोर्ट नहीं आई है। इसका मतलब है कि DGCA में भी कई प्रॉब्लम्स हैं। अगर समय होगा बाद में तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं। ठीक बात है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात एयर कमोडोर ने बताई है। कैप्टन, ग्रुप कैप्टन देवनाथ सर की तरफ मैं रुख करूंगा, और इस बीच वरिष्ठ पत्रकार श्याम गिरी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एयर कमोडोर ने बड़ी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने रखी हैं, क्योंकि देवनाथ सर, ये अभी आपने कहा कि DGCA में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बहल साहब ने कहा, लेकिन ये ममता बनर्जी ने कहा कि भाई इसकी बहुत सुप्रीम कोर्ट की जज की निगरानी में जांच करानी चाहिए। ये बड़ा उनको बड़ा मतलब गंभीर है।
तो क्या इस एंगल पर भी कोई हम देख सकते हैं, क्योंकि जितने बड़े हादसे होते हैं उनकी कोई रिपोर्ट नहीं होती, और ख़ासतौर पर जो राजनेता अगर चार्टर्ड प्लेन या हेलीकॉप्टर उनका क्रैश होता तो फिर वो बिल्कुल दफन हो जाती, उसमें कुछ जानकारी आती ही नहीं है। जी देवनाथ सर, ग्रुप कैप्टन देवनाथ सर। हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी बोलिए। हाँ, टेक्निकल पार्ट ऐसा है कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यानी नागरिक मंत्रालय जो है पूरे कार्रवाई पर नजर रखता है। सिविल एविएशन जो है कार्रवाई के ऊपर घंटे पर नजर पूरी छानबीन करता है। अब एआईबी में सब बहुत, मुझे लगता है कि ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है। देवनाथ सर को मैं लेता हूँ, मैं आता हूँ। देवनाथ सर की ऑडियो ठीक किया जाए। एनसीपी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ मनीष दुबे हैं। मनीष दुबे, बहुत ही दुख की घड़ी है महाराष्ट्र के लिए, देश के लिए और आपकी पार्टी के लिए। इतना बड़ा संकट पार्टी पर, एक उसका सुप्रीम लीडर इस तरीके की घटनाक्रम में मारा गया। कुल मिलाकर अजीत दादा पवार, एक बार उनके दिल में ये तमन्ना जरूर रही कि वो महाराष्ट्र का नेतृत्व करना चाहते थे। वो 6 बार डिप्टी सीएम रहे, सांसद रहे, 8 बार विधायक रहे। उन्होंने इस महाराष्ट्र को बहुत अच्छी तरीके से समझा, सेवा भी की। कार्यकर्ताओं के लिए कितना बड़ा संकट है आज का दिन हमारी पार्टी के लिए बहुत ही दुखद, और इतना हमारे जिंदगी में आएगा हमने कभी ऐसा सोचा नहीं, लेकिन आज उसको हम फेस कर रहे हैं। सुबह जब से मालूम पड़ा है कि ऐसा ऐसा दुर्घटना हुआ है और हमारे दादा हमारे बीच में नहीं रहे, वो जन सामान्य के नेता थे, जनता के नेता थे, जनता के बीच में रहने वाले नेता थे। जनता के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी को अपने समर्पित किया। ऐसे नेता को हमारे बीच में न होना ही हमारे लिए सबसे बड़ी क्षति है, महाराष्ट्र के लिए क्षति है, देश के लिए क्षति है। आज जो यहाँ पे घटित हुआ है, कहीं न कहीं डीजीसीए इस चीज में ये समझना चाहिए डीजीसीए को कि देश में इतने इंसिडेंट हो रहे हैं, इतने इंसिडेंट होने के बाद में उनके कार्य पद्धति में कोई भी सुधार नहीं आ रहा है। आज देश का ऐसा माहौल है कि हम दिल्ली से अगर फ्लाइट पकड़ते हैं और हमें मुंबई आना है तो हम सुरक्षित लैंड करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो पूरा डर का माहौल एविएशन मिनिस्ट्री के पूरे देश में फैला के रखा है, डीजीसीए के कार्यकाल की वजह से ये सब तकलीफें बढ़ गई है। कहीं न कहीं उस लापरवाही की वजह से अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ, आज तक उसका रिपोर्ट नहीं आया। इसके पहले भी सीओडी का प्लेन क्रैश हुआ, उसका रिपोर्ट नहीं आया। इसके पहले भी काफी बड़े बड़े लोग और काफी सैकड़ों फ्लाइट ऐसे जो क्रैश हो चुकी है, उसका रिपोर्ट नहीं आया। तो एक्चुअली ये फ्लाइट क्रैश कैसे हो रही है, क्या कारण है, जब तक डीजीसीए और उसके पूरी सिस्टम इसको समझेगी नहीं, देश की जनता, हमारे वीआईपी और सब आम आदमी से लेकर वीआईपी तक इसी तरह दुर्घटना घटित होते रहेंगे। और हमारे बीच में जो आने वाले भविष्य का बहुत बड़ा नेता था देश का, आज हमारे बीच में नहीं है। हम संवेदना है और हमारे दुखों को निवारण कोई कर नहीं सकता। मैं यही सिर्फ आपके चैनल माध्यम से मैं डीजीसी और उनकी पूरी टीम को ये विनती करूंगा कि कम से कम अब तो आप लोगों की जान खेलना बंद कीजिए। जो 2023 में फ्लाइट को रद्द कर दिया गया था एक्सीडेंट होने के बाद में, वो फ्लाइट वापस आपने परमिशन दिया चलाने के लिए, उसमें वीआईपी लोगों को बिठा के इधर उधर लेके जाया जा रहा है। तो कहीं न कहीं ये आपका फेलियर है, आपके सिस्टम का फेलियर है। बीच में आप सभी को पता होगा कि इंडिगो का इतना बड़ा देश में प्रॉब्लम चल रहा था, तो ये फेलियर सिस्टम की वजह से लोगों की जान जा रही है और फ्लाइट में बैठना रिस्क होते जा रहा है। तो ऐसा दिन दूर नहीं है कि लोग फ्लाइट में चढ़ना ही बंद कर देंगे। लोगों को जिस तरह का डर का माहौल बनाया जा रहा है, तो ये समझने की चीज है, सोचने की चीज है। आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस पर कार्रवाई की जाए। जो भी इसमें तकलीफ हुई, किसके वजह से ये सब हो रहा है, उसके ऊपर कड़क कार्रवाई की जाए। ठीक बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात, बड़ी संतुलित बात अभी मनीष दुबे एनसीपी के प्रवक्ता वो कह रहे थे। उन्होंने अपना सर्वोच्च नेता खोया है। कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी असमंजस की स्थिति है। अजीत पवार के बाद एनसीपी
का क्या होगा, क्योंकि पार्टी तो जो मुख्य पार्टी हो अजीत पवार के पास ही आ गई थी और शरद पवार की अलग पार्टी हो गई थी। अब कार्यकर्ता असमंजस में अगला नेता कौन होगा, क्या होगा, ये बहुत सारी चीज़ें आएंगी। अभी तो खैर महाराष्ट्र में राजकीय शोक है, छुट्टी कर दी गई है, बड़ी संख्या में लाखों लोग कल उनके अंतिम संस्कार में जाएंगे। लेकिन एनसीपी के नेता ने सवाल उठा दिए हैं डीजीसीए पर। वो कह रहे हैं कि भाई चाहे खास हो चाहे आम हो, अब विमान यात्रा बड़ी खतरनाक हो गई है। और क्या जो ये जहाज कंपनियां हैं, डीजीसीए है, ये क्या नागरिकों की जान से खेल रहा है? ये बड़ा सवाल है। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इस पर चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का नेता से लेकर कार्यकर्ता, परिवार के लोग, मंत्री, विधायक बिलख रहे हैं। दिल से चाहते थे अजीत दादा पवार को, और अजीत दादा पवार भी सबकी फिक्र करते थे। इतना झंझट परिवार में हुआ और राजनीति को, लेकिन परिवार एक नज़र आया। और अभी कह रहे थे वो, शायद ये योजना थी कि दोनों एनसीपी एक हो जाएं और बहुत जल्द उस पर बात होनी थी, कहा था, लेकिन ऐसा वो नहीं कर सके। फिर एक तमन्ना इस दुनिया से लिए अजीत पवार चले गए कि वो कभी मुख्यमंत्री तो बनना चाहते थे। वो कहते थे भाई 145 नंबर जिसके पास होगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। मेरी भी तमन्ना है, मैं चाहता हूँ मुख्यमंत्री बनूँ, लेकिन वो तमन्ना पूरी नहीं हुई। लेकिन एक उससे ऊपर, किसी मुख्यमंत्री से ऊपर उनकी लोकप्रियता, जन नेता। ब्रेक से पहले मनीष दुबे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, ने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि डीजीसीए का स्ट्रक्चर क्या इतना सड़ा गला हो गया है, और विमान कंपनियों को क्या बिल्कुल छोड़ दिया गया है कि वो लोगों की जान से खिलवाड़ करें, चाहे खास आदमी हो चाहे आम आदमी हो। सीधे भारतीय जनता पार्टी के नेता विनय दुबे हमारे साथ इस कार्यक्रम में है। एक समस्यात्मक सवाल है, चूँकि आज ऐसा मौका है कि बहुत ज़्यादा राजनीतिक बातें नहीं हो सकती और करनी भी नहीं चाहिए। विनय दुबे, ये सवाल तो है, अभी हाल की इंडिगो वाली घटनाक्रम, चाहे अहमदाबाद का हो चाहे ये हो, बहुत सारी सवाल तो उठ रहे हैं। आम आदमी का सरकारों को वोट चाहिए, लेकिन पारदर्शिता नहीं रखेंगे कि भाई एक्सीडेंट में फला ये हो गया है, तो उसको बताएं देश को कि भाई इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। डीजीसीए का जो स्ट्रक्चर है, एनसीपी के नेता भी इस कार्यक्रम में जो बैठे हैं वो सवाल उठा रहे हैं इस पर, वहाँ की जो कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। दुखद है। विनय दुबे जी, सबसे पहले सभी को नमस्कार। और मैं ये बताना चाहूंगा कि आज का दिन महाराष्ट्र की, सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं बल्कि देश की राजनीति का बहुत बड़ा काला दिन है। आज जो दादा के जाने से जो राजनीति में, महाराष्ट्र की राजनीति में जो एक खालीपन आया है वो कभी भर नहीं पाएगा। जैसे हमारे मित्र मनीष दुबे जी ने एक सवाल उठाया डीजीसीए पे, और नेचुरल है कि वो प्रश्न उठाएंगे। उनके पार्टी का सर्वोच्च नेता आज वो आज हमारे बीच में नहीं है, बट मैं कहना चाहूंगा कि डीजीसीए अपने लेवल पे जो करना है कर ही रही है। जैसे ये एक्सीडेंट हुआ वो तुरंत पहुंच भी गए जांच पड़ताल करने के लिए। मैं मानता हूं कि हमारे कुछ फेलियर्स हैं, तभी हमारे चीफ ऑफ डिफेंस साहब का भी हादसा हुआ फ्लाइट का। फिर अभी अहमदाबाद में फ्लाइट क्षतिग्रस्त हो गया जिससे कई लोग, नॉर्मल लोग मर गए। आज हमारे दादा जी एक्सपायर हो गए। तो डीजीसीए का जो रोल है वो स्वाभाविक है कि वो क्वेश्चन उस पर उठेगा, बट जहां तक मुझे लगता है डीजीसीए अपना काम कर रहा है। जो इम्प्रूवमेंट चाहिए वो इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे हो रहा है। तभी तो माननीय मोदी जी, आप देख रहे हैं बड़े स्केल पे पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जितने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के एयरपोर्ट बना रहे हैं। जी जी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, बोलिए बोलिए, कंप्लीट करिए। जी, तो डीजीसीए अपने लेवल पे अपना काम कर रहा है। जहां पे सुधार की आवश्यकता है वहां पे जरूर धीरे धीरे सुधार हो भी रहा है।
ठीक बात है। देवनाथ सर की तरफ जाएंगे। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर। देवनाथ सर, जो आपसे मेरी बातचीत हो रही थी कि इस पूरे घटनाक्रम में कहीं कोई साजिश जैसी कोई चीज दिख रही? देवनाथ सर। आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ, बोलिए। देखिए, ऐसा होता है कि हर देश जो है वो अपने अपने देश के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नीचे काम करते हैं। तो ऐसा कहना कि शायद दुर्घटना होने के बाद मंत्रालय लेवल पर कुछ छुपाया जा रहा है, ऐसा यकीन करना उचित नहीं होगा। डीजीसीए जो है वो अपनी कोशिश करता है कि किसी भी एयरक्राफ्ट क्रैश को अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करके क्या हुआ, क्या भूल हुई, क्या करेक्टिव एक्शन लिया जाए, इसकी तरफ डेफिनेटली कार्रवाई करता है। अब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड में जो मेंबर्स होते हैं वो हाईली क्वालिफाइड पायलट्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होते हैं। ये फिर से सोचना कि वह जांच की दिशा को मैनिपुलेट करेंगे या शायद एक गलत निष्कर्ष की तरफ ले जाएंगे, वह भी उचित नहीं होगा। मैं इसका रीजन बताता हूं। देखिए, होता है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है, तो इनके डेटा से खिलवाड़ उचित नहीं किया जा सकता। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को या कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को मिल्क किया जाता है, डाउनलोड किया जाता है, बाकी जो इंक्वायरी है उसी के इर्द गिर्द घूमती है। एक और रीजन मैं बताता हूं, जैसे ये जहाज लियरजेट 45 है, बम्बार्डियर ने बनाया है, तो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर अभी कौन है? सबसे बड़ा स्टेक होल्डर पूरे जांच में अभी बम्बार्डियर है, क्योंकि वह जानते हैं कि पूरे दुनिया में इस वक्त 250 से ज्यादा लियरजेट एयरक्राफ्ट के अलग अलग मॉडल हैं और उनका इस्तेमाल हमेशा बड़े बड़े सीईओज, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडरशिप, इंडस्ट्रियल हाउसेस के मालिक कर रहे हैं। तो वह नहीं चाहेंगे कि उनके बम्बार्डियर विमान में जांच में कोई ऐसी खासतौर से अगर वो टेक्निकल नेचर है जिसमें जहाज में ही कोई त्रुटि थी, वो छुपाई जाए। क्यों मैं बताता हूं, क्योंकि बम्बार्डियर या कोई भी ओईएम जो होता है, ओरिजिनल एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, वो इस चीज पर नजर रखते हैं कि क्या उनके जहाज में कोई कमी है इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, डिजाइन डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि वो एक मॉडिफिकेशन कर सकें, अपग्रेडेशन कर सकें और जहाज को बाकी जो जहाज उड़ रहे हैं उनको सेफ बना सकें। बाकी ये सोचना कि क्या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये जांच कर सकते हैं, आज तक मुझे ऐसा कोई प्रेसिडेंट नजर नहीं आ रहा। क्यों ऐसी जांच के ऊपर, यानी AAIB के ऊपर और डीजीसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को बिठाया गया हो कि आप सुपर निगरानी रखें। जाहिर बात है, जो जज साहिबान हैं बहुत विद्यावान होते हैं, लेकिन क्या वो टेक्निकलिटीज को समझ पाएंगे? डेफिनेटली जो जहाज है उसकी जो टेक्निकलिटीज है उनको जज साहब शायद समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या वो उसको सही दिशा में ले जा सकते हैं? ऐसा सोचना कि इंक्वायरी रिपोर्ट मैनिपुलेटेड हो सकती है, उचित नहीं होगा। फिर मैं आपको बताता हूँ, देखिए दुनिया में जहां भी पैसेंजर विमान के एक्सीडेंट होते हैं, आईकाओ है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हजारों पैसेंजर्स लियरजेट में उड़ रहे हैं, तो वो भी चाहेंगे कि जांच जो है वो टेक्निकल तरीके से एकदम निष्पक्ष हो और कोई भी एंगल तोड़ा मड़ोड़ा ना जाए। अमेरिका में NTSB है। अब NTSB मैं आ रहा हूं डॉक्टर साहब, अमेरिका में भी 70 से ज्यादा उड़ रहे हैं। तो अमेरिका की नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड भी नहीं चाहेगी कि भारत की DGCA या AIB किसी तथ्य को तोड़ मरोड़ कर छुपाए। जी ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात जो आशंका है
राजनेताओं को ममता बनर्जी ने जो सवाल उठाए वो महत्वपूर्ण, उस पर अभी देवनाथ सर ने क्लियर कर दिया कि ऐसा संभव नहीं है, ना ही कोई ऐसा करेगा। लेकिन डॉक्टर असमिंदर सिंह बहल एयर कमोडोर हैं रिटायर और हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट के तौर पर बैठे हुए कुछ कहना चाह रहे हैं। बोलिए डॉक्टर साहब। देखिए, इसमें तो निसंदेह कोई डाउट नहीं है कि साजिश, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई साजिश थी या होगी, ऐसा कोई मुझे संदेह नहीं दिख रहा। जैसे कि मैंने आपको ऑप्शंस भी बताए थे, उस ऑप्शंस में कहीं पे भी संदेह की बात नहीं आई थी। मेन ऑप्शंस आए थे कि या जिस हिसाब से एयरक्राफ्ट ने स्टॉल किया क्योंकि वो रनवे के साथ विजिबिलिटी कम थी, एंड में उन्होंने देखा रनवे को, या दूसरा टेक्निकल फॉल्ट। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं, यहाँ पे हम अंडर द कारपेट अगर चीज ब्रश करेंगे तो कहीं ना कहीं इस देश में विश्वास उठ जाएगा कि हम क्या सेफ हैं कि नहीं है फ्लाइंग में। तो उसके लिए 2-3 चीजें मैं जरूर कहना चाहता हूं जी। अब लास्ट 10 साल में 75 एक्सीडेंट्स या सीरियस इंसिडेंट्स हुए हैं, और लास्ट 13 साल में खाली फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस में 38 हुए हैं, जिसमें से काफी सारे फेटल एक्सीडेंट्स थे। और मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि डीजीसीए में बहुत सीवियर प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम ये कहेंगे, और मेरे जो बीजेपी के हैं रिप्रेजेंटेटिव, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि डीजी जो है डीजीसीए के, अभी ग्रुप कैप्टन देवनाथ कह रहे थे, जज साहब को शायद नहीं पता होगा टेक्निकली, ये तो ब्यूरोक्रेट है, आईएएस के ऑफिसर हैं, इनको क्या पता होगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी आज फ्लाइंग एविएशन में है कि हाईली टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसमें एक जनरल ब्यूरोक्रेट को नहीं लगाना चाहिए। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, जैसे AI-1 का एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद सबसे पहले ऐसे चीजों को रिलीज किया गया AIB द्वारा जिससे लग रहा था जैसे पायलट की गलती है, तो पायलट के फादर फाइनली सुप्रीम कोर्ट गए। और दूसरी चीज आ जाती है कि जैसे जो इंडिगो के साथ हुआ, इंडिगो 2700 फ्लाइट्स करता है एवरी डे, तो जो दिसंबर में हुआ था पूरे देश को शॉक कर दिया था। अगर ऐसी बातें होती हैं तो डीजी को तो हम उसी टाइम रिमूव कर देना चाहिए था। इतने चांसेस आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही बहल सर। अभी जो अहमदाबाद क्रैश के जो पायलट थे उनके फादर गए कि भाई उनके मरहूम बेटे को बदनाम किया जा रहा है, और वही बात ममता बनर्जी कह रही। ममता बनर्जी ये नहीं कह रहे हैं कि कोई जांचकर्ता के रूप में सुप्रीम कोर्ट को के अपील करें। भाई अंत में कोई बवाल होगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे लोग, तो पहले ही उनकी निगरानी में कम से कम ये डर रहे, खौफ रहे कि कोई मैनिपुलेशन ना हो। ममता बनर्जी ये एश्योरेंस चाहती हैं। इस बात से मैं अग्री बिल्कुल नहीं करता हूं। इसलिए अग्री नहीं करता हूं क्योंकि हम अगर ऐसे कहेंगे तो हर एक्सीडेंट के लिए हमको एक जज चाहिए। वो तो तभी होगा ना जब डाउट है। अब जब डाउट हुआ तो लोग गए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं हर केस में जाएं। आखिरी चीज मैं कहना चाहता हूं, डीजीसी के अंदर बहुत एलिगेशंस आए थे करप्शन के। लोग 3-3 जहाज बना रहे थे। ये आज से 2-3 साल पहले की बात कर रहा हूं, अक्टूबर 2023 की, बहुत पहले की नहीं कर रहा हूं। उस कैप्टन को उन्होंने सस्पेंड कर दिया। 2.5 साल हो गए आज, वो इंक्वायरी अभी तक खत्म नहीं हुई है। यानी कि ना तो ये बताया जा रहा है कि क्या वो कैप्टन जो फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस का इंचार्ज था डीजीसीए के अंदर, क्या वो इनोसेंट था कि क्या वो एक्चुअली में करप्ट था, अभी तक नहीं पता। डीजीसीए के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स हैं, और अगर प्रॉब्लम्स नहीं होती तो 38 एक्सीडेंट्स फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं होते, और जिसमें ज्यादातर फेटल एक्सीडेंट्स हैं। डीजीसीए में अगर प्रॉब्लम नहीं होती तो हमारे एविएशन एनवायरनमेंट इतना खराब नहीं होता जितना आज है। और मैं आपको बता रहा हूं, डीजी को इमीडिएटली रिमूव करना चाहिए हमें। यह पहला काम गवर्नमेंट को करना चाहिए। और मैं ये भी साथ में कह रहा हूं कि इस एक्सीडेंट में डीजीसीए का रोल नहीं है, लेकिन क्या हो गया, आपने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है जहां पे हमको हर बात पे डाउट होना शुरू हो जाता है कि क्या वो डीजी ने डिसीजन लिया था कि इंडिगो को 15% एक्स्ट्रा फ्लाइंग रूट्स दिए जाएंगे नवंबर के अंदर, और दिसंबर में हाल हुआ ये आपको पता है। इसका मतलब है डीजी को ये भी आइडिया नहीं है कि अगर मैं एक्स्ट्रा रूट्स दे रहा हूं इंडिगो को, तो क्या वो मैनेज कर पाएगा उतने पायलट्स के साथ, जब नए रूल आने वाले हैं फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के। ऐसे डीजी को क्यों है, ये मेरा पहला क्वेश्चन है। और अगर एक्सीडेंट्स रुक नहीं रहे और एक्सीडेंट चलते जा रहे हैं 10 साल के अंदर, तो क्या ये जरूरी नहीं है कि हम ऐसे डीजीज को इमीडिएटली रिमूव करें, एक प्रोफेशनल को रखें वहां पे। बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जो अपने जॉब को बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। ये मेरा पर्सनल फीलिंग है।
ठीक बात है। रतन तिवारी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। रतन तिवारी, इस अब तक की जो चर्चा हुई है उसमें अभी डॉक्टर अस्मिंदर सिंह कह रहे हैं कि भाई इस पूरे घटनाक्रम में जो अजीत दादा का दुखद निधन हुआ इसमें डीजी बहुत रोल नहीं है, लेकिन एविएशन सेक्टर में एक तरीके से खौफ है। आदमी जो विमान में सवार हो रहा है वो डर रहा है कि भाई क्या करें। अभी मैं देख रहा था कि कोई एक समाचार में ऐसे देख रहा था इस कार्यक्रम में आने से पहले कि कभी देवेंद्र फडणवीस जो इस समय मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, और अजीत दादा पवार एक ही साथ बैठे हुए थे, तो वो अजीत दादा पवार काफ़ी डर गए थे। विमान कुछ हिला डुला तो उनको किसी तरीके से मतलब एक दूसरे को दोनों ने संभाला। तो इस की जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उसको लेकर आपकी पार्टी और आप क्या सोच रहे हैं? देखिए चौहान साहब, आज पूरा महाराष्ट्र जो है शोक में डूबा हुआ है और हम सभी लोग अजीत पवार के निधन पे, उनके परिवार को, उनके दुख में हम सब उनके साथ हैं। आज का ये दिन महाराष्ट्र के लिए काला दिन है। अजीत पवार के साथ हम लोगों ने काफी लंबा काम किया। वो हमारे ही कांग्रेस पार्टी की उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, बड़े हंसमुख मिजाज के थे और कंधे पे हाथ रख के वो अपनी बातें रखते थे। लेकिन डीजीसीए का जो मामला है, अस्मिंदर जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। सवाल उठते और हमने तो बहुत नजदीक से ये सब घटनाएं देखी हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस हो, संजय गांधी हो, हमारे आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हो और महाराष्ट्र के कई नेताओं की जान चली गई है। उसके बाद डीजीसीए में कोई सुधार नहीं हो रहा है और लगातार अभी ये घटनाएं घट गई तो हम सब चर्चा कर रहे हैं, सरकार की आंखें खुल रही है, लेकिन कुछ दिन बाद वापिस सरकार अपनी आंखें बंद कर लेगी। मैं चाहता हूं इस पे की कमेटी गठित हो, मजबूती से जांच हो और इसको एकदम मजबूत बनाया जाए, क्योंकि हमने अभी गुजरात में एक पूर्व मुख्यमंत्री की भी जान चली गई, वो सब हम लोग ने देखा। उनके साथ साथ सैकड़ों लोगों की जान चली गई। तो ऐसी लगातार घटना हो, उसके लिए सरकार को कठोर कदम उठाना चाहिए और मैं अस्मिंदर जी की बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। चौहान जी जी। मनीष दुबे, अजीत दादा पवार को लेकर नो डाउट वो बहुत बड़े नेता थे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। आपकी पार्टी के सामने अब किस तरीके का संकट आप देख रहे हैं? अभी तो जाहिर सी बात है कि 2-3-4 दिन अभी पार्टी इस कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन एक बात, अभी जो निकाय चुनावों में दोनों एनसीपी साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी और अजीत दादा पवार ने भी कहा था कि हाँ हम सोच रहे हैं कि हम लोग एक हो जाएं, तो उस दिशा में क्या देख रहे हैं आप भविष्य की राजनीति महाराष्ट्र की? अभी तो हमें वर्तमान में जो हमारे सामने घटना घटित हुई है उस पर हम दुखी हैं। भविष्य की चिंता तो बाद में बड़े सीनियर लीडर करेंगे। और जो डीजीसीए का जो मुद्दा मैंने उठाया था उसको सब लोग ने समर्थन दिया और वो फैक्ट है, क्योंकि पिछले 10 में जो एक्सीडेंट का रेशियो है 35 to 40% इंक्रीज हुआ है। डीजीसीए का कारोबार एकदम गंदा हो चुका है। जो अस्मिंदर सिंह ने कहा, जो उनके सच में चेंज करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस तरह से लोगों से खिलवाड़ करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि फ्लाइट खड़ी रहेगी लेकिन कोई इसमें बैठेगा नहीं, कोई इसका टिकट नहीं लेगा, क्योंकि आदमी को अपनी जिंदगी प्यारी है, उसके बाद बच्चे पूरा परिवार है। इसी टाइम पे अगर ये एविएशन मिनिस्टर और उनके लोगों का ये कारोबार रहेगा तो कहीं ना कहीं इसमें सीरियस उनको एक्शन लेना चाहिए, इनके ऊपर ऑफेंस रजिस्टर्ड करना चाहिए और ऐसी दोबारा घटना घटित ना हो, इसके ऊपर उनको गहन जांच करना चाहिए। और पार्टी का तो निर्णय हमारे सीनियर लीडर करेंगे। अभी 2-3 दिन तो हम लोग ऐसे ही पूरे दुख का पूरा माहौल है हमारी पार्टी में, सब लोग दुखी हैं। तो सिर्फ मीडिया के माध्यम से आपने बुलाया इसलिए हम चर्चा करने, हमारी मन स्थिति नहीं थी यहाँ पे आके चर्चा नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग किस तरीके से, ऐसी किसी मन स्थिति में नहीं है, लेकिन चूंकि एक कार्यकर्ताओं की संवेदनाएं उनके साथ में है, उनके परिवार के साथ में, और तमाम बड़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँच भी रहे हैं। वास्तव में बहुत गंभीर सवाल है। भारतीय जनता पार्टी के नेता विनय दुबे की तरफ जाएंगे। विनय दुबे, सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें उठ रही हैं। निश्चित तौर पर एक समस्या तो है, क्योंकि अभी एनसीपी के नेता भी इस बात को कह रहे हैं कि अगर यही स्थिति रही, इसी तरीके से अगर उड़ानें खतरनाक होती गई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी चीज जानबूझ के नहीं होता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है सरकार के लिए,
हर एक जान बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर ये कोई कहना चाहे या सोचे कि लापरवाही जानबूझ के बरती जा रही है या इसको इग्नोर किया जा रहा है, तो उस बात से मैं सहमत नहीं। हाँ, कुछ चेंजेस जरूरी है, मैं उससे मानता हूँ। सुधार और होना चाहिए, मैं उससे मानता हूँ, क्योंकि सुधार तो हर सेक्टर में हो रहा है और अच्छे लेवल पे हो रहा है। बट कोई ये अगर कहे कि जानबूझ के इग्नोरेंस किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है, तो मैं इस चीज से सहमत नहीं। अभी हाँ जी। अभी बहुत सारे बहुत एक्सपर्ट हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। एयर कमोडोर अस्मिंदर सिंह बहल साहब, वो बहुत ही मतलब योग्य व्यक्ति हैं इस क्षेत्र के, और वो इस बात को कह रहे हैं कि भाई 38 एक्सीडेंट हो गए पायलट एकेडमी में जो सिखाते हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं, 40-45% एक्सीडेंट इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो इनको रोकने के लिए कोई व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी ना, केवल ऐसे ही। और अभी इंडिगो वाला प्रॉब्लम थी इस तरीके के, जैसे ये बारामती का एयरपोर्ट है, इस तरीके से जो राजनेता या वीआईपी जो फ्लाई करते हैं चार्टर्ड प्लेन से या प्राइवेट जेट से, तो इस तरीके की चीज़ों को लेकर भी मुझे लगता है कोई गाइडलाइन तो बनानी पड़ेगी। हाँ जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार बहुत ज्यादा सीरियस है। इसी के लिए जैसे ये दुर्घटना सामने आई, तुरंत डीजीसीए की टीम को रवाना किया गया। सुधार हो रहा है, हम पूरी तरह सहमत है कि सुधार की जरूरत है, सुधार की जरूरत है। डीजीसीए की टीम वहां पे पहुंची है, जांच पड़ताल होगा, और जहां जहां सुधार की आवश्यकता है हमारी सरकार पूरी ताकत से उस सुधार भी करेगी। ठीक बात है। डॉक्टर अस्मिंदर सिंह बहल साहब की तरफ दोबारा आते हैं। बहल सर, अभी लगातार बार बार विनय दुबे कह रहे हैं कि भाई उनकी सरकार गंभीर है, हम भी मानते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई कोई भी सरकार या कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि हादसे हों, लेकिन वास्तव में प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? और जैसे बारामती के एयरपोर्ट के बारे में आपने कहा कि एयरपोर्ट ये वास्तव में पूर्ण रूप से उस तरीके का है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं, तो क्या फिर इस तरीके के एयरपोर्ट पर विमानों का आना जाना बंद नहीं कर देना चाहिए, अगर इतने खतरनाक एयरपोर्ट हैं इस देश में? तो नहीं, मैं इस बात से पूरी तरह जैसे प्रेजेंट हो रहा है ये मैं करेक्ट नहीं कहूंगा। मैं ये कहूंगा कि देखिए, डीजीसीए में जो मेजर प्रॉब्लम है वो डायरेक्टर जनरल से ही है, क्योंकि वो एक ब्यूरोक्रेट है, वो एक प्रोफेशनल नहीं है। जैसे जिसने एविएशन का पूरा जिंदगी एविएशन में गुजारी हो, उसको पता होता है। नहीं तो वो गलती कैसे कर सकता था कि 15% रूट्स को अप्रूवल दिया और सीधा ही वो मेजर प्रॉब्लम हुई। दिसंबर फर्स्ट वीक में हजारों फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, लोग खड़े हुए हैं एयरपोर्ट से, बुरे हाल है। भारत का क्या साख रह गई है पूरे विश्व के अंदर? ये मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट सीरियस है। इतनी सीरियस गवर्नमेंट मैंने नहीं देखी है। मैं आपको सीरियसली भी बता रहा हूं, ये नहीं कि पहले सीरियस नहीं थी, पहले भी सीरियस थी, लेकिन ये गवर्नमेंट सीरियस है, ये मानता हूं। लेकिन प्रॉब्लम जहां है उसको सॉल्व नहीं कर रहे। वो प्रॉब्लम है डायरेक्टर जनरल में। अगर आप एक प्रोफेशनल को लेके आएंगे, उनको ये लगता है कि डायरेक्टर जनरल को अगर हम रिमूव करेंगे तो पार्टी की इमेज खराब होगी। अरे पार्टी की इमेज खराब नहीं होती है। अगर हमारी कोई ऐसी चीज वीक है, उसको हम हटा के उसको अच्छी चीज, वहां क्वालिटी वाले बंदे को ले आते हैं, तो वो चीज वीक नहीं रहती है। वो आपको दर्शाती है कि हम फ्लेक्सिबल हैं, जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसी हिसाब से हम अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं। और दूसरी चीज आती है कि जो अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड्स हैं, जैसे आपने पूछा, उनके लिए जरूरी है कि खासकर जब वीआईपीज या वीवीआईपीज जाते हैं, तो जैसे एयरफोर्स में के जहां पे भी एयरफोर्स कंट्रोल होता है, हम वहां पे पहले ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर को भेजते हैं, मीटियोरोलॉजिकल ऑफिसर को भेजते हैं, और वो इंश्योर करता है कि वहां पे वो कंडीशंस हो जिसपे यहाँ पे लैंडिंग की जा सकती है। लेकिन ऐसी एयरफील्ड्स पे भी शायद अगर जहां वीवीआई या वीआईपीज हो, मूवमेंट हो, तो वहां पे ये फैसिलिटीज की अरेंजमेंट करने की रिकमेंडेशन होनी चाहिए। तीसरी, वहां पे फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस बारामती में ऑपरेट करती हैं, लेकिन वो ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट को फ्लाई करती हैं और ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट के लिए बहुत ज्यादा कंट्रोल रखती हैं। जो उनके CFIs होते हैं, चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, ACFIs होते हैं, या फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, तो वो लोग पूरा एक एक पायलट के साथ लगे होते हैं, तो उस पर बहुत ध्यान देते हैं। लेकिन ऐसे अगर कोई एयरक्राफ्ट आके लैंड करता है वहां पे अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड के ऊपर, तो शायद हमें जरूरत है कि वहां पे उस समय थोड़ी और सावधानी बरती जाए। हाँ, निश्चित तौर पर। और मुझे लगता है देश में बड़ी संख्या में इस तरीके के अनकंट्रोल्ड एयर होंगे। बिल्कुल।
बहुत है। और इसी वजह से जब तभी मैं आपको बता था, जैसे कभी प्रेसिडेंट की मूवमेंट होती है या कभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की मूवमेंट होती है, तो हम एयरफोर्स वहां पहले से ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल के ऑफिसर को और मेट्रोलॉजिकल ऑफिसर्स को पोजीशन कर देती है। वो पूरा देखते हैं कि अप्रोच क्लियर है कि नहीं, विजिबिलिटी या वेदर कंडीशंस है कि नहीं। एक चीज मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ, ये जो वेदर है ना, ये 1/3 टोटल एक्सीडेंट्स इन द वर्ल्ड जो है वेदर की वजह से होते हैं। और पर इसकी प्रॉब्लम क्या है, 75% ये वाले एक्सीडेंट्स फेटल होते हैं। ये वेदर का इतना बड़ा रोल होता है एक्सीडेंट्स के अंदर। अगर आप 1/3 भी कहें, 30 to 33%, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 75% ऑफ दीज 33% एक्सीडेंट होते हैं फेटल होते हैं। वैसे मैं सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स के लेक्चर लेता हूं और फ्लाइट सेफ्टी के लेक्चर्स लेता हूं जो डीजीसीए मैंडेटेड है। इसी वजह से मुझे इतनी इंटीमेट नॉलेज है कि मुझे पता है कि अगर चेहरे पे धूल है और हम आईना को साफ करे जाए तो वो धूल थोड़ा चली जाएगी। डॉक्टर बहल, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, जैसे लोग कहते हैं कि वेदर के कारण एक्सीडेंट हो गया, ये जरा समझाइए आम आदमी को कि ये कैसे होता है। देखिए, वेदर जो है बहुत ही अनफॉरगिविंग है। और वेदर जैसे कोविड में आपके पास ना अगर कोई पुरानी कोई बीमारी है, जैसे ब्लड प्रेशर है या कोई है, और कोई और आपको कोविड हो जाता है, तो आपके मरने के चांसेस ज्यादा होते थे। सही बोल रहा हूं कि नहीं? जी। और उसी वजह से अगर आपको वेदर खराब है और उसमें अगर एयरक्राफ्ट में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम भी आ जाती है, तो वो क्या हो जाता है कि आपका जो ऑपरेशनल एनवायरनमेंट है इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि आपकी एरर करने की क्वालिटी जो है बढ़ जाती है, और फिर वो मार्जिन नहीं रहता सेफ्टी का। और मार्जिन जब सेफ्टी का नहीं रहता, इस वजह से फेटल एक्सीडेंट होते हैं। तो ये मेजर रोल होता है वेदर का। वेदर इज समथिंग लाइक, जैसे अगर आपके अंदर इंसिडेंटली कोई बीमारी है और ऊपर कोविड हो जाए या कोई और सीरियस बीमारी हो जाए, तो आपके फिर मरने के चांसेस निश्चित हो जाते हैं। ये है रोल वेदर का। और इसके लिए जो काउंटर करते हैं हम इसको, तो उससे टेक्नोलॉजी से करते हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, पर वो तो थे नहीं क्योंकि ये अनकंट्रोल्ड एयर स्पेस है। ठीक है, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी अभी दर्शकों को आपने साझा की है। वास्तव में अगर ज़रूरत इस तरीके की जो एयरफील्ड्स हैं वहाँ, तो या तो फिर इस तरीके की जो वीआईपी या जो भी मतलब फ्लाइट्स हैं, चार्टर्ड हैं, इनको एक तरीके से या तो बंद कर दिया जाए या फिर वो फैसिलिटी दी जाए। डॉक्टर बहल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब जो बेसिक फैसिलिटीज हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल की या मेटेरियोलॉजिकल सर्विसेज की, वो जरूर अवेलेबल होनी चाहिए ऐसी एयरफील्ड। स्पेशली ये एक छोटा सा टेबल टॉप रनवे है, यानी कि रनवे ऊपर है और जमीन नीचे है। आपने देखा होगा एक्सीडेंट में भी एयरक्राफ्ट के जो पीसेस थे वो बिल्कुल नीचे की तरफ थे रनवे से, जहां से ऊपर से आपके लोग जो पिक्चरें ले रहे थे या कैमरास फोटोग्राफ्स ले रहे थे। तो ऐसे एयरफील्ड, टेबल टॉप बहुत डेंजरस एयरफील्ड होता है। आपने याद होगा कोझिकोड में एक्सीडेंट हुआ था अगस्त में, आज से कुछ साल पहले, और उसमें विंग कमांडर साठे जो कैप्टन थे उनकी डेथ हो गई थी। आगे से गिरा था वो, और नोस और जो आसपास के लोग थे, शायद 18-20 लोगों की डेथ हुई थी। उसी तरह मैंगलोर में भी एक एक्सीडेंट हुआ था, जब आपको याद होगा, उसके अंदर भी बहुत सारे लोग मरे थे जब रनवे ऑफ से आगे निकल गया था जहाज। तो ये जो टेबल टॉप रनवे होते हैं, इनके ऊपर हमें स्पेशल प्रिकॉशंस लेने चाहिए, खासकर जब इतने सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स मूव कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये तो बड़ी गजब बात है। जैसे हम रोड ट्रांसपोर्ट में देखते हैं कि भाई सड़क फला जगह बड़ी घुमावदार है, वहाँ गाड़ी घूम जाती है, गाड़ी आती है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो मुझे लगता है इस तरीके के रनवेज में एक तो पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, और क्यों ना मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, पता नहीं वो कितना पॉसिबल है कि नहीं है, लेकिन जो टेबल टॉप रनवेज हैं, क्या इनको और जो इनको बेहतर नहीं किया सकता ताकि इस तरह के हादसों से हम बचें भविष्य में? देखिए, इसको किया जा सकता है। एक तो पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि देयर इज अ प्रॉब्लम। हम वो प्रॉब्लम समझना ही नहीं चाहते। अगर हम समझना ही नहीं चाहते तो सॉल्यूशन कहां से लेके आएंगे? प्रॉब्लम है इस समय डीजीसीए के अंदर भी है, प्रॉब्लम है उन एयरफील्ड्स में जो टेबल टॉप रनवेज हैं, प्रॉब्लम है उन एयरफील्ड्स में जो अनकंट्रोल्ड हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव अगर गवर्नमेंट तक मैसेज दे सके, मेरा देश के साथ प्यार है, मुझे देश की फीलिंग है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, पार्टी से मेरा किसी लेना देना नहीं है, लेकिन यस, मैं ये कहता हूं कि बीजेपी सीरियस है, क्योंकि मैंने देखा उनको सीरियसली करते हुए। लेकिन एक चीज मैं यहां कहना चाहता हूं, एक टीम बनाए जिसमें एक्सपर्ट्स हों, जिन्होंने जिंदगी पूरी इसमें डाली हो। पहले डीजीसीए का ओवरऑल करें, फिर उन एयरफील्ड्स के ऊपर ऑडिट करें जिन एयरफील्ड्स पे ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ताकि आने वाले समय में कभी ना हो।
ठीक है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात। तो इस कार्यक्रम को इसी नोट पर हम आज खत्म कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का इस कार्यक्रम में आने के लिए, और अजीत दादा पवार को एक बार पुनः श्रद्धांजलि, उनके परिवार समर्थकों को इस दुख की घड़ी में ईश्वर उबरने की शक्ति दे। रिटायर एयर कमोडोर डॉक्टर असमेंदर सिंह बहल जो एविएशन एक्सपर्ट हैं, जाने माने इस देश और दुनिया के, वो कह रहे हैं कि एक तो डीजीसीए का पूरा ओवरहाल होना चाहिए, और जो टेबल टॉप इस तरह के जो टेबल टॉप इस तरीके के जो रनवेज़ हैं, जो छोटे रनवेज़ हैं, शुद्ध भाषा में ये कहा जाए कि जहाँ रेगुलर फ्लाइंग नहीं होती है, जहाज आते जाते नहीं है, यात्री विमान आते जाते नहीं हैं, केवल वहाँ पर जो एविएशन की ट्रेनिंग होती है, जहाज़ों की पायलट्स की ट्रेनिंग होती है, ऐसी जगह जो हैं, जितने जो एयरपोर्ट्स हैं, उनको पूरे देश में आइडेंटिफाई किया जाए, उनको एक प्रॉब्लम के रूप में आइडेंटिफाई किया जाए, और फिर एक टेक्निकल ऑडिट कराया जाए, फिर उसका समाधान किया जाए, तो इस तरीके के हादसे शायद रुक जाएंगे। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।